एक साध्वी आश्रम से घर आती है और घर आके देखती है कि उसका छोटा बेटा जिसकी उम्र 15 साल है वो घर पे बैठा हुआ है और घबरा रहा है। अब साध्वी अपने बेटे से पूछती है कि बेटा बात क्या है, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, इतने परेशान क्यों हो। तो उसका छोटा बेटा कहता है कि माँ, मेरे हाथों से भैया और भाभी का कत्ल हो गया है। अब जैसे ही ये वाली बात साध्वी के सामने आती है तो वो चौंक जाती है और उससे पूछती है कि लाश कहाँ है। तो वो लाश बताता है यहाँ है। अब साध्वी दोस्तों पुलिस को फोन नहीं करती, पुलिस को नहीं बताती कि उसके छोटे बेटे से कोई गलती हो गई है या हत्या हो गई है। वो अपने छोटे बेटे का साथ देती है अपने बड़े बेटे की लाश और अपनी बहू की लाश को छुपाने के लिए। अब माँ बेटे क्या करते हैं, ये दोनों मिलके अपने बेटे और बहू की लाश को छुपा देते हैं और कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कोई उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि उनके बेटे बहू जो है बाहर घूमने के लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों ये झूठ ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और एक दिन उसके बेटे और बहू की लाश उसी के घर से बाहर आके खुद ही कहती है कि मेरी हत्या मेरे छोटे भाई ने की है और उसका साथ मेरी माँ ने दिया है। दोस्तों आखिर ये हत्या का खुलासा कैसे हुआ और इस छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई और अपनी गर्भवती भाभी की हत्या क्यों की। दोस्तों आज की कहानी में हम बस यही जानेंगे कि आखिर हुआ क्या होगा उस रात। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना शुरू होती है गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ जिले से और जूनागढ़ से 50 किलोमीटर दूर बिसादर थाना है और बिसादर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है शोभा बाडला और शोभा बाडला गांव के अंतर्गत एक आश्रम है जिसका नाम है खगड़िया आश्रम। दरअसल दोस्तों होता क्या है, बिहार के रहने वाले बुलबुल कुमार जो हैं कई दिनों से अपनी बेटी को फ़ोन कर रहे थे क्योंकि दीपावली आ रही थी, लेकिन उनकी बेटी को फ़ोन लग ही नहीं रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। वो 16 तारीख से लेके 20 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 को लगातार अपनी बेटी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हमेशा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी और दामाद से उनकी बात क्यों नहीं हो पा रही। मैं आपको बताना चाहूँगा, बेटी का नाम है कंचन जिसकी उम्र महज 19 साल है जो कि गर्भवती है और उनके दामाद का नाम है शिवम गिरी जिसकी उम्र महज 22 साल है जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। अब जब बेटी दामाद से बात नहीं हो पा रही थी तो बुलबुल कुमार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, 20 अक्टूबर 2025 को अपने दामाद की माँ जिसका नाम है बिरमती देवी जो कि एक साध्वी हैं आश्रम के अंदर, उनको फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी और दामाद से मेरी बात नहीं हो पा रही है। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ मोबाइल स्विच ऑफ ही पाता है, क्या बात है, क्या वो यहाँ पे है या नहीं, कहीं गए हुए हैं। तो जो बिरमती देवी है वो कहती है कि आपकी बेटी और दामाद जो हैं बाहर घूमने के लिए गए हैं एक मेला में और वो कई दिनों से वहीं पे हैं। हो सकता है शायद वहाँ पे टावर नहीं आ रहे हों इसीलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा हो, हमारी तो बात होती रहती है उनसे आए दिन। अब जब ये वाली बात कही जाती है तो जो बुलबुल कुमार हैं वो उनको थोड़ी शांति मिलती है कि हाँ भाई बेटी दामाद जो हैं बाहर घूमने गए हैं और टावर आ नहीं रहे इसीलिए शायद उनसे बात नहीं हो पा रही। सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके अगले दिन क्या होता है, यानी कि 21 अक्टूबर 2025 की शाम को 21 अक्टूबर 2025 की शाम को जो बिरमती देवी है वो अपनी बहू कंचन के घर पे फ़ोन लगाती है उसके पिता बुलबुल कुमार को। उनसे फ़ोन करके कहती है कि जब मेरा बेटा और मेरी बहू मेले से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में ही उन दोनों की मौत हो गई। अब जैसे ही ये वाली बात बुलबुल कुमार के सामने आती है कि उसकी बेटी और दामाद की मौत हो गई है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो पूछता है कि कहाँ पे मौत हुई, कैसे मौत हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, उनकी लाश कहाँ है, उनका कोई फ़ोटो हो, कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ तो हमें भेजिए, हमें पता कैसे चले कि हुआ क्या है मेरी बेटी और दामाद के साथ। तो वो कहती है कि अभी जो है उनकी लाश जो है पुलिस की कस्टडी में है और जैसे ही उनकी लाश सामने आ जाएगी तो मैं तुम्हें उनका फ़ोटो भेज दूंगी। अब जो बेटी का बाप है बुलबुल कुमार वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने साथ में अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर सीधे शोभा बाडला गांव पहुंच जाता है गुजरात के।
और शोभा वाडला गांव जाके वो जाता है सीधे खगड़िया आश्रम, और खगड़िया आश्रम में जाके जांच पड़ताल करता है कि उसकी बेटी और दामाद की मौत कैसे हुई। लेकिन दोस्तों उसे वहां पे जाके पता चलता है कि यहाँ पे तो किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, किसी की मौत हुई नहीं है। अब जैसे ही बुलबुल कुमार के सामने ये वाली बात सामने आती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी जो बेटी है उसकी सास का कहना है कि जो उसका बेटा और बहू यानी कि बुलबुल कुमार की बेटी और दामाद जो हैं एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। लेकिन आश्रम में आके जानकारी ली जा रही है तो पता चलता है कि यहाँ पे तो किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, किसी को कोई खबर ही नहीं है। अब जैसे ये वाली बात सामने आती है तो बुलबुल कुमार सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि शायद कुछ गलत हुआ है, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है, सीधे बिसादर थाने पहुंच जाता है और बिसादर थाने में जाके अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि साहब 16 अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक यानी कि 20 अक्टूबर 2025 तक मैं लगातार अपनी बेटी को फ़ोन कर रहा था, और जब मैं उसको फ़ोन कर रहा था तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ जाता है। इसीलिए मैंने 20 अक्टूबर 2025 को अपनी बेटी की सास बिरमती देवी को फ़ोन किया। तो वो कहती है कि उसका बेटा यानी कि मेरा दामाद और मेरी बेटी जो है बाहर मेला में घूमने के लिए गए हैं, और वो 2-4 दिन बाद जब आएंगे तो वहाँ से आने के बाद वो बिहार चले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन 21 अक्टूबर 2025 को जो है मेरी बेटी की सास मुझे बताती है कि उन दोनों की जो है एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ उन दोनों को देखने के लिए, उनकी लाशों को देखने के लिए अंतिम संस्कार में, तो पता चलता है यहाँ पे तो किसी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। साहब मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मेरी बेटी दामाद के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, आप उन्हें जल्दी से ढूंढ दीजिए, क्योंकि कई दिन हो गए उनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। अब जैसे ही जो बुलबुल कुमार है ये वाली रिपोर्ट थाने में लिखवाता है तो पुलिस जो है सीधी हरकत में आती है और उनके परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर इसके दामाद के परिवार में कौन कौन है और क्या क्या काम करते हैं। तब जाके पता चलता है कि आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, जो बिरमती देवी है जो इसकी बेटी की सास थी, जो कि इस समय पे एक साध्वी है, वो जो है अपने पति के साथ में गुजरात के जूनागढ़ में आ जाती है। और जूनागढ़ आने के बाद वो और उसका पति जो है शोभा वाडला गांव में आते हैं और खगड़िया आश्रम में आके रहने लगते हैं, और यहाँ पे ये दोनों जो है सेवा करते थे। अब इसी बीच इनके 2 बेटे होते हैं, जिनमें इस समय पे उनका जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 22 साल है, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, और छोटा बेटा जो है उसकी उम्र 16 साल है, 15 या 16 साल है, जो कि गौशाला को संभालता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच क्या होता है, कोरोना काल आ जाता है। और कोरोना काल जब आता है तो उनके जो पिताजी हैं उनकी मौत कोरोना की वजह से हो जाती है। अब बिरमती देवी और उसके 2 बेटे, जिसमें बड़े बेटे का नाम है शिवम गिरी और दूसरा जो बेटा है वो 15 या 16 साल का है, वो दोनों आश्रम में अपनी माँ के साथ रहते थे। और इसी बीच में जो शिवम गिरी है उसकी शादी हो जाती है कंचन कुमारी के साथ, जिसकी उम्र इस समय पे है 19 साल। अब ये सब लोग एक साथ रहते हैं, ये वाली बात सामने आ जाती है। लेकिन 20 तारीख के बाद से जो शिवम है और उसकी पत्नी कंचन है ये दोनों गायब हैं, और कंचन जो है 5 से 6 महीने की गर्भवती थी। अब ये दोनों कहाँ गए? अब ये वाली बात सामने आती है कि इसके परिवार वालों ने बताया था कि एक्सीडेंट में इन दोनों की मौत हो गई। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके परिवार के पास जाते हैं। माँ तो घर पे मिलती नहीं है, लेकिन छोटा बेटा मिल जाता है। अब उससे पूछताछ की जाती है कि बताओ तुम्हारा बड़ा भाई शिवम गिरी कहाँ है। अब जैसे ही पुलिस सामने आती है तो वो लड़का घबरा जाता है, और जैसे ही वो लड़का घबराता है तो पुलिस को उसके ऊपर शक होता है, और जैसे ही शक होता है तो उस लड़के को उठा के थाने ले आते हैं पुलिस वाले, और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उसके ससुराल वालों से ये वाली बात बोली थी कि वो पहले घूमने के लिए गया है अपनी पत्नी के साथ, और फिर दूसरे दिन ये वाली बात बताई कि शिवम की और उसकी पत्नी की कंचन की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। अब मौत हुई है तो उनकी डेड बॉडी कहाँ है, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था, और वो कहाँ पे घूमने गए थे, ये सारी बात बताओ। अब जब पुलिस वाले सवाल पे सवाल किए जा रहे थे तो वो 15 साल का लड़का उनके सवाल के जवाब नहीं दे पाता, और जब जवाब नहीं दे पाता तो पुलिस वाले उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि सही से बताओ तुम्हारे भैया और भाभी कहाँ हैं। और जैसे ही पुलिस वाले उससे प्यार से पूछते हैं तो वो सारी बातें प्यार से बता देता है कि आखिर उसके भैया भाभी कहाँ हैं। तब जाके वो बताता है कि उसके भैया भाभी की जो है उस 15 साल के लड़के ने हत्या कर दी है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने भैया भाभी की हत्या क्यों की,
तो दोस्तों एक और खुलासा सामने होता है। दरअसल ये जो 15 साल का लड़का है, इसे नशे की आदत लग गई थी। ये शराब पिया करता था और उल्टे सीधे काम किया करता था, जुआ खेला करता था और जुए में जो पैसे आते थे उनसे ये शराब पिया करता था, नशेबाजी करता था। और ये वाली बात जो है इसके बड़े भाई शिवम गिरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो क्या करता था, जब भी इसके पास पैसे हुए करते थे वो उससे छीन लिया करता था, अपनी माँ को दे दिया करता था। उनसे कहता था कि देखो शराब पिएगा इन पैसे से, जुआ खेलेगा। इसी बात पे शिवम गिरी की अपने छोटे भाई से लड़ाई होती रहती है। 15 साल के भाई को ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि उसका भाई उसे छोटी छोटी बात पे टोकता है, उसे शराब पीने से रोकता है, उसे जुआ खेलने से रोकता है। तो जो छोटा भाई है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर तारीख आती है 16 अक्टूबर 2025। 16 अक्टूबर 2025 को भी ऐसा ही कुछ होता है। जो छोटा भाई है 15 साल का, वो शराब पी कर आता है और शराब पी के आता है तो उसकी बड़े भाई शिवम गिरी से हो जाती है लड़ाई। अब सब कुछ शांत हो जाता है। अब छोटा वाला भाई जो है बाहर चला जाता है। अब समय गुजरने लगता है, रात का समय होता है। रात के समय पे जो बड़ा भाई है शिवम गिरी, वो खाना पीना खा के सो जाता है। और जो छोटा भाई है जिसकी उम्र महज 15 साल है, वो क्या है, वो दिन से ही गुस्से में बैठा हुआ था कि उसका भाई उसे छोटी छोटी बातों पे रोकता टोकता क्यों है। इसीलिए आज वो बदला लेके रहेगा। आज या तो वो रहेगा या बड़ा भाई रहेगा। इसीलिए वो खूब नशा करता है और नशा करने के बाद रात के समय पे पहुंच जाता है अपने बड़े भाई के कमरे पे। बड़े भाई के कमरे पे जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि उसका बड़ा भाई सोया हुआ है। और जब वो अपने बड़े भाई को सोते हुए देखता है तो वो देखता है पास में ही एक लोहे का पाइप पड़ा हुआ है। वो उस लोहे के पाइप को उठाता है, चुपचाप अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसके सर पे जोर से मारता है। और जैसे ही वो जोर से पाइप मारता है तो जो बड़ा भाई है शिवम गिरी, उसके मुंह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल पाती, इतनी जोर से मारता है। अब वो बार पे बार करता जाता है और तब तक अपने बड़े भाई के सिर पे बार करता है जब तक कि बड़े भाई की मौत ना हो जाए। अब कमरे के अंदर से जब चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी, जोर जोर से किसी चीज़ के पड़ने की आवाज़ आ रही थी, तभी जो उसकी पत्नी है कंचन, जो कि 5 से 6 महीने की गर्भवती है, वो कमरे में पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसका 15 साल का जो देवर है वो उसके पति की हत्या कर रहा है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी वो 15 साल का देवर क्या करता है, अपनी भाभी के पास जाता है, कंचन के पास, उसे पकड़ लेता है, उससे कहता है शांत रह नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। कंचन घबरा जाती है, शांत हो जाती है और उससे अपने आप को छोड़ने की विनती करती है, मिन्नतें करती है। लेकिन जो 15 साल का भाई था, जो उसका देवर था, वो नशे में इतना धुत था कि वो सब कुछ भूल चुका था कि वो सामने जो है उसकी भाभी है। वो कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। और फिर वो अपनी भाभी कंचन के साथ जबरदस्ती करता है, जो कि 5 से 6 महीने की गर्भवती थी। और वो उसके साथ जब तक संबंध बनाता है, रेप करता है, उसका बलात्कार करता है, जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। इसके बाद उसे लगता है कि शायद जो कंचन है उसकी भाभी ये सारी बात बाहर पुलिस को बता देगी, और जब वो पुलिस को बता देगी तो पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसके बाद क्या करता है दोस्तों, ये ठान लेता है कि अब कंचन को भी मारना होगा। वो इतनी जोर से अपनी भाभी के पेट पे लात मारता है कि जो 6 महीने की गर्भवती उसकी भाभी थी, उसके गर्भ में जो 6 महीने का बच्चा था, जिसने कि अभी तक सांस लेना सीखा भी नहीं होगा, वो एक ही लात में गर्भाशय से बाहर आ जाता है। और बाहर जैसे ही वो बच्चा 6 महीने का बाहर निकलता है तो कंचन के प्राण निकल जाते हैं। दर्द के मारे वो चीखने लगती है, और जब वो चीख रही होती है तो 15 साल का जो उसका देवर है वो कंचन के गले को पकड़ लेता है और तब तक दबाता है जब तक कि कंचन मर ना जाए। इसके बाद वो देखता है कि उसका बड़ा भाई मर चुका है, जो उसकी भाभी है वो भी मर चुकी है, और उसके गर्भाशय से एक 5-6 महीने का नवजात शिशु निकला है, जो कि लड़का था, वो भी मर चुका था दोस्तों। इसके बाद वो क्या करता है, वो वहीं पे गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोद के अपने भाई भाभी और जो बच्चा था 5-6 महीने का उन्हें डाल देता है और बाहर जाके बैठ जाता है। जब वो बाहर बैठा होता है तो उसकी माँ आती है, जो कि साध्वी थी। वो देखती है कि बेटा इतना परेशान क्यों है। वो बताता है कि माँ ऐसे ऐसे करके मैंने भैया भाभी की हत्या कर दी है। अब ये वाली बात सामने आते ही
जो साध्वी है माँ, वो पुलिस को फ़ोन नहीं करती, बल्कि वो अपने छोटे बेटे का साथ देती है। और वो क्या करती है, वो कहती है कि ये वाली बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस बात को यहीं पे दफना देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जो 15 साल का भाई था वो क्या करता है, अपने भाई के शरीर पे से एक एक कपड़ा उतार लेता है, अपनी भाभी की शरीर पे से एक एक कपड़ा उतार लेता है। नवजात शिशु तो वैसे ही नंगा था। अब वो उन तीनों को एक साथ घर के अंदर ही 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदता है, वहीं पे दफना देता है और ऊपर से मिट्टी बराबर कर देता है। उसकी माँ जो है उस पाइप को छुपाने में और जो कपड़े थे उनके जो उसके भैया भाभी के कपड़े थे उनको जलाने में अपने बेटे का साथ देती है और कहती है कि ये वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर ये वाली बात किसी को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा और तुम जाओगे जेल। अब जब ये वाली बात यहीं पे दफन हो गई थी तो आ जाती है दीपावली, और दीपावली के समय पे जो कंचन है उसके घर वाले बार बार उसको फ़ोन कर रहे थे बधाई देने के लिए कि दीपावली की शुभकामनाएं, उससे हालचाल लेने के लिए, लेकिन कंचन के परिवार वालों का कंचन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब कंचन के पिता जो हैं कंचन की सास को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि बात क्यों नहीं हो रही। तो कंचन की सास कहती है कि मेरा बेटा और मेरी बहू जो है बाहर घूमने गए, शायद टावर नहीं आ रहे होंगे इसीलिए बात नहीं हो रही। अब अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को कंचन की सास कंचन के परिवार वालों को बिहार फ़ोन करती है और कहती है कि उन दोनों का जो है एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब इसीलिए कंचन के जो पिता हैं अपने परिवार वाले कुछ लोगों को लेके आते हैं, वहाँ पे पूछते हैं तो पता चलता है यहाँ पे तो किसी की हत्या मतलब एक्सीडेंट में मौत हुई नहीं है। इसीलिए वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस छोटे भाई को गिरफ्तार करती है और ये सारी कहानी सामने आ जाती है। इसके बाद जो छोटा भाई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि एक साध्वी थी, और जो छोटा भाई है उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और माँ को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको एक खास जानकारी देना है और उससे पहले ज्ञान की बात बतानी भी है। ज्ञान की बात बतानी ये है कि देखिए भैया, शराब पीना हो चाहे नशा हो, कोई भी नशा हो, आदमी जो है अपना आपा भूल जाता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कुछ भी नहीं पता। इसीलिए पहली बात तो शराब हो चाहे किसी भी तरह का नशा हो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आज इस 15 साल के लड़के ने ये किया है कल कोई भी कर सकता है। ये तो थी ज्ञान की बात। अब एक और बात जो मेरे को आपको बतानी थी वो बतानी ये थी कि ये जो है 15 साल का लड़का था जो कि अभी वयस्क नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये वोट नहीं डाल सकता। इसीलिए जो है इसने देखो अपने भाई की हत्या की, अपनी भाभी का बलात्कार किया, उसकी हत्या की और उसका नवजात शिशु जो है एक इलाक में बाहर निकाल दिया। अगर यही चीज़ सब वयस्क आदमी के यानी कि जो कि बालिग आदमी ने की होती तो हत्या के लिए उसे फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा हो सकती थी, बलात्कार के लिए उसे बहुत भयंकर सज़ा हो सकती थी 10 साल तक के लिए, और जो स्त्री गर्भवती है उसके साथ में बलात्कार किया है और उसकी हत्या की है, और जो नवजात शिशु है उसकी भी हत्या की है, इसके लिए और भी बहुत सारी सजाएं हो जाती, यानी कि 100-200 साल की सज़ा अलग हो जाती और फांसी की सज़ा अलग हो जाती। लेकिन ये है नाबालिग, इसकी उम्र महज 15 साल है और हमारे कानून में जो है 16 साल से कम का लड़का अगर ऐसी चीज़ें कर देता है तो उसको जो है बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, और बाल सुधार गृह में इसकी पढ़ाई लिखाई होती है, खातिरदारी होती है, उसके बाद में सिर्फ 3 साल की सज़ा होती है और फिर 3 साल के बाद इसे फिर से समाज में छोड़ दिया जाता है कि जाओ बेटा अब तुम्हें जो करना है करो, जैसे कि बाल सुधार गृह में वो बच्चा सुधर जाएगा। अब इसको भी सिर्फ 3 साल की ही सज़ा होगी। आपका क्या कहना है दोस्तों इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।